गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। श्रीजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आपकी ये क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है और डिजिटल बोर्ड, नया बोर्ड है, नई नई फैसिलिटीज़ है, नई टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए इसको समझने में थोड़ी सी समस्या हो रही है। और लाइव जो है वो इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो टेक्निकल इश्यू है वो सेट नहीं हो पा रहा। और अपने यूट्यूब चैनल पर भी 1000 सब्सक्राइबर अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो उस पर भी लाइव नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए ये रिकॉर्डेड क्लास आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। लेकिन ये है कि क्लास यथावत रहेगी, रिकॉर्डेड हो तो ये रेगुलर चलेगी और जिस दिन लाइव चलेगी उसका मैसेज भी आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो मित्रों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान कला संस्कृति के बारे में। और राजस्थान कला संस्कृति के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम राजस्थान में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, एक मेजर टॉपिक स्टार्ट किया है, जो किसी भी कंपटीशन के लिए एक बड़े स्तर का और बड़े लेवल का टॉपिक है, और उसका नाम है राजस्थान में दुर्ग। तो राजस्थान में दुर्गों के बारे में हम दोस्तों बात कर रहे थे, और राजस्थान के दुर्गों में हमने स्टार्ट किया था चित्तौड़ दुर्ग। तो चित्तौड़ दुर्ग के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो चित्तौड़ दुर्ग के बारे में हमने कुछ लिखा था। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी बता दूं कि चित्तौड़ दुर्ग जो है उसमें 3 साके हुए थे। 3 साकों के लिए जाना जाता है। बाहरी आक्रमणकारियों ने भी उस पर आक्रमण किया था। लेकिन आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि चित्तौड़ दुर्ग में सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो एक अफगानिस्तान के सूबेदार का उल्लेख मिलता है जिसका नाम था मामू। यानी मामू नाम के एक सूबेदार ने चित्तौड़ पर लगभग 8वीं शताब्दी में सबसे पहले आक्रमण किया था। अब उसके बाद क्या नाम बताया था उसका? पहली बार आक्रमण करने वाले व्यक्ति का मामू। और ये मामू जो है ये कहाँ का सेनापति बताया जाता है भैया? अफगानिस्तान का सेनापति बताया जाता है। और इसने सबसे पहले इस चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया था, जिसका उल्लेख 8वीं शताब्दी के लगभग मिलता है। अब यहाँ पर आपसे कहा गया था, चित्तौड़ दुर्ग के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उसमें कुछ इमारतें, मंदिर वगैरह जो थे उनके बारे में हमने लिखा था। अब चित्तौड़ दुर्ग में एक प्रसिद्ध इमारत है जिसको आप जानते हैं मित्रों, और उसका नाम है, चित्तौड़ दुर्ग में एक प्रसिद्ध इमारत है जिसको आप जानते हैं दोस्तों। उस इमारत का नाम जो है आप जानते हैं, उसका नाम है विजय स्तंभ। तो उस विजय स्तंभ के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। विजय स्तंभ के बारे में जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर हमने शब्द लिख दिया मित्रों, विजय स्तंभ। इसी विजय स्तंभ को हम कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, और एक जैन कीर्ति स्तंभ है, उसका उल्लेख थोड़ा सा अलग है। अब विजय स्तंभ के बारे में जब हम बात करते हैं तो इस विजय स्तंभ की जब बात की जाती है मित्रों, तो ये विजय स्तंभ जो है ये 9 मंजिल ऊंचा बताया गया है। कितने मंजिल ऊंचा बताया गया है? 9 मंजिल ऊंचा बताया गया है। अब नाम विजय है, तो विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। अब ये किसके द्वारा और कब बनवाया गया? तो आप जब राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं मित्रों, तो 1437 में एक युद्ध पढ़ते हैं जिसको हम सारंगपुर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और उस सारंगपुर के युद्ध में एक शासक जिसका नाम महमूद शाह खिलजी प्रथम था, उसको महाराणा कुंभा के द्वारा पराजित किया गया था। और महाराणा कुंभा के द्वारा 1437 में जब महमूद शाह खिलजी प्रथम को पराजित किया गया था तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? मतलब 1437 में पराजित किया गया था, और इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था मित्रों 1440 में। और 1440 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और ये लगभग 1448 तक माना जाता है। यानी 8 साल में यह इमारत बन करके कंप्लीट हुई थी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? विजय स्तंभ के नाम से जानते हैं। 1437 में युद्ध हुआ था मित्रों, कौन सा? सारंगपुर का युद्ध हुआ था। यानी सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा ने, कौन से राजा है मित्रों? महाराणा कुंभा जो है, महाराणा कुंभा ने किसको पराजित किया? महमूद शाह खिलजी प्रथम को पराजित किया। और महमूद शाह खिलजी प्रथम को जब पराजित किया गया तो उस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था क्या? विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ का निर्माण कार्य कब चला? 1440 से लेकर के 1448, यानी लगभग 8 वर्षों में विजय स्तंभ जो है ये बनकर के कंप्लीट हुआ था। अब इस विजय स्तंभ के उपलक्ष्य में जब हम बात करते हैं, तो विजय स्तंभ के उपलक्ष्य में जब यहाँ पर बात करते हैं मित्रों, तो मैं आपको बता दूं कि विजय स्तंभ के बारे में कुछ विद्वानों ने कुछ विशेष बातें कही, जिनके बारे में प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक नाम लिखा भैया, और वो नाम है फर्ग्यूसन।
क्या नाम लिखा है यहाँ पर? फर्ग्यूसन। और फर्ग्यूसन के बारे में बात करें तो फर्ग्यूसन नाम का एक इतिहासकार है जो यूं लिखता है कि यह रोम के टार्जन टावर से बेहतर है। रोम के टार्जन टावर से बेहतर है। किससे बेहतर है? रोम के टार्जन टावर के समान है, ऐसे लिख दिया भैया। रोम के टार्जन टावर के समान है, ये अपने को किसने बताया? फर्ग्यूसन नाम के विद्वान ने बताया कि विजय स्तंभ जो है रोम के टार्जन टावर के समान है। ऐसा बताने वाला विद्वान कौन है? फर्ग्यूसन है। फिर आगे बात करें तो दूसरे नंबर पर एक विद्वान और आते हैं भैया, जिनका नाम है कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड के बारे में जब हम बात करें तो कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि विजय स्तंभ दिल्ली की कुतुब मीनार से बेहतर है। तो यहाँ पर हमारे कर्नल जेम्स टोड विद्वान जो है, जो राजस्थान इतिहास के पितामह, राजस्थान इतिहास के जनक, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखने वाले जो विद्वान थे वो कर्नल जेम्स टोड। वो कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं कि यह दिल्ली की कुतुब मीनार से श्रेष्ठ है। दिल्ली की कुतुब मीनार से श्रेष्ठ है। दिल्ली की कुतुब मीनार से श्रेष्ठ है। ये कौन कह रहे हैं? ये कर्नल जेम्स टोड कह रहे हैं, दिल्ली की कुतुब मीनार से श्रेष्ठ है। तो ये जानकारी किसने लिखी? कर्नल जेम्स टोड ने लिखी। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं इसी विजय स्तंभ के बारे में। तो इसी विजय स्तंभ के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक विद्वान हुआ जिसका नाम है मित्रों गर्रट। और गर्रट नाम का जो विद्वान है वो यूँ कहता है कि ये मूर्तियों का अजायब घर है, यानी ये मूर्तियों का वंडर है, यानी ये मूर्तियों का आश्चर्य है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया गर्रट नाम का विद्वान क्या कहता है? मूर्तियों का अजायब घर। क्या कहता है ये? मूर्तियों का अजायब घर। क्योंकि आपको पता है हमारे भारत के इतिहास में आस्था जो है उसका प्रमाण विशेष रूप से यहाँ पर मिलता है। मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। और महाराणा कुंभा जो है वो भगवान विष्णु का भक्त था, तो यहाँ पर भगवान विष्णु से संबंधित इमारतें जो है वो ज़्यादा मिलती है, इसलिए विजय स्तंभ को विष्णु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें अधिक मूर्तियाँ मिली तो गर्रट नाम के विद्वान ने कह दिया कि ये मूर्तियों का क्या है दोस्तों? अजायब घर है। मूर्तियों का क्या है? ये अजायब घर है। अब यहाँ पर इसके बारे में हमने कह दिया कि भाई फर्ग्यूसन तो कह रहा है कि रोम के टार्जन टावर के समान है, कर्नल जेम्स टोड कह रहा है कि दिल्ली की कुतुब मीनार से श्रेष्ठ है, और गर्रट कह रहा है कि मूर्तियों का क्या है? अजायब घर है। इसी विजय स्तंभ को हम स्थानीय बात की जाए तो विष्णु स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं? विष्णु स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, यानी इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है क्योंकि ये भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? इसे विष्णु स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों क्लासें यथावत रहेगी, सभी क्लासेज लगेगी। थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने के कारण क्या है, हम सारी क्लासें आपको दे नहीं पा रहे थे और थोड़ी आवागमन में भी समस्या आ जाती है क्योंकि मामला थोड़ा गंभीर है। लेकिन आपसे निवेदन यही है कि अपने अधिकतर विद्यार्थी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से टैकल करें और अपने आप को यथावत यहीं बनाकर रखें, क्योंकि एक एनवायरनमेंट जो यहाँ पर पढ़ने का है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप पढ़ते रहिए और निश्चिंत होकर पढ़िए। कब क्या होगा इसका कोई पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप रेगुलर बने रहिए, क्योंकि जो बच्चे गांव चले जाएंगे, थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगे, तो उनके लिए वापस लिंक में आना संभव नहीं होगा और वो दूसरे बच्चों की अपेक्षा पिछड़ जाएंगे। तो मेहनत करो और ईमानदारी से पढ़ते रहो। तो यहाँ पर इसे विष्णु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे हम बात करें दोस्तों, तो बात कर रहे हैं यहाँ पर हम किसके बारे में? विजय स्तंभ के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इसी विजय स्तंभ के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमने कहा कि इस विजय स्तंभ की बात की तो विजय स्तंभ के निर्माता के बारे में यहाँ पर हमने लिख दिया। तो निर्माता मैंने आपको बता दिया दोस्तों, विजय स्तंभ के निर्माता जो है वो कौन है? हमारे महाराणा कुंभा है। कौन है निर्माता? महाराणा कुंभा है। समय के बारे में जब बात की जाए तो इसके निर्माण का जो समय है मित्रों वो आपको बताया 1440 से 1448 माना गया है। 1440 से
1448 माना गया है। 1400 क्या माना गया है मित्रों? 48 माना गया है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि क्या माना है? 1400 क्या हो रहा है? 1440 से 1448 माना गया है। एक मिनट भैया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि निर्माण के बारे में बात करें तो निर्माण के बारे में जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो निर्माण जो है वो कौन करवा रहा है? आपको सबको पता है, निर्माण करवाने वाले राजा का नाम महाराणा कुंभा है। समय के बारे में जब हम बात करते हैं मित्रों, तो समय जो है इसका वो 1440 से 1448 माना गया है। 1440 से 1448 माना गया है। और बात की जाए तो मंजिल के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसके मंजिल के बारे में बात की जाए तो ये 9 मंजिल ऊंचा है। कितने मंजिल ऊंचा है? 9 मंजिल ऊंचा है। और आगे हम बात करते हैं तो इसमें ऊंचाई के बारे में बात की जाए तो ऊंचाई के बारे में जब बात की जाए दोस्तों, तो ऊंचाई का जब उल्लेख मिलता है तो 120 या 122 फीट मिलता है। तो दोनों ही विकल्प अपने लिए सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 120 122 फीट जो है इसकी ऊंचाई मानी गई है फीट में अगर बात की जाए। और मंजिल में बात की जाए तो कितनी है? 9 मंजिल है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो इसके वास्तुकार के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो इसके वास्तुकार जो हुए हैं उन वास्तुकार को आप जानते हैं मित्रों। उन वास्तुकार की जब हम बात करते हैं तो वास्तुकार कौन है? जेता नापा पामा पूंजा। जेता नापा पामा पूंजा। जेता नापा पामा पूंजा। तो ये इसके क्या हो गए? वास्तुकार हो गए। यानी यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वास्तुकार जो है वो कौन कौन है? जेता है, नापा है, पामा है और पूंजा है। निर्माण करवाने वाला कौन है मित्रों? महाराणा कुंभा। समय इसकी जो बनाने की अवधि है वो 1440 से 1448 है। मंजिल जो है 9 मंजिल ऊंचा है। ऊंचाई 120 122 फीट मानी गई है। और वास्तुकार जो है वो कौन है? जेता नापा पामा पूंजा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों? विजय स्तंभ के बारे में बात कर रहे हैं। तो दरअसल में क्या है कि 15 अगस्त 1949 को 15 अगस्त 1949 को बड़े काम का प्रश्न है बच्चों, बड़े काम का प्रश्न है। 100% कई बार एग्जाम में पूछा गया है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 1949 को इस इमारत यानी विजय स्तंभ पर भारत सरकार की तरफ से 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। कितने रुपए का? 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? 15 अगस्त 1949 को। आपको पता है राजस्थान में डाक टिकटों की जब बात की जाए कला संस्कृति में, तो हम सबसे पहले कला संस्कृति में एक नाम पढ़ते हैं दोस्तों, जिसे भारत की मोनालिसा के नाम से भी जानते हैं, और वो है बनी ठनी। तो बनी ठनी पर डाक टिकट 1973 में जारी किया गया था, लेकिन ये उससे भी पहले का है। 15 अगस्त 1949 का है जो 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। किस इमारत के चित्र पर? विजय स्तंभ। आगे और बात करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने अपने लोगों में भी विजय स्तंभ का प्रयोग किया। राजस्थान पुलिस ने भी विजय स्तंभ को अपने लोगों में इसका प्रयोग किया। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? हम विजय स्तंभ की बात कर रहे हैं दोस्तों। विजय स्तंभ के बारे में कह रहे हैं। अब आगे बात करें तो विजय स्तंभ को विद्वानों ने लोक जीवन का रंगमंच भी कहा है। लोक जीवन का रंगमंच, लोक जीवन का रंगमंच जिस इमारत को कहा गया है, तो वो इमारत कौन सी है दोस्तों? वो इमारत विजय स्तंभ है। कौन सी है वो इमारत? विजय स्तंभ है। यानी यहाँ पर हम आगे बात करते हैं इसी विजय स्तंभ के बारे में। तो इस विजय स्तंभ के बारे में जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो आगे हमने लिख दिया कि विजय स्तंभ के बारे में हम कह रहे हैं मित्रों कि ये 9 मंजिल ऊंचा है। कितने मंजिल ऊंचा है? 9 मंजिल ऊंचा है। और 9 मंजिल ऊंचे के बारे में जब बात करते हैं तो इसकी जो तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल यानी तीसरी मंजिल के बारे में हम बात करते हैं मित्रों, तो तीसरी मंजिल में अरबी भाषा में, कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में, अरबी भाषा यहाँ मिल रही है। तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये बाहरी आक्रमणकारी, विशेष रूप से मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा लिखा गया है। वास्तविकता यही है। तो यहाँ पर
तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। 9 बार क्या लिखा हुआ है मित्रों? अल्लाह लिखा हुआ है। और हमने आगे आपसे कहा कि भगवान विष्णु की मूर्तियां यहाँ अधिक मिलती है, इसलिए इसको हम विष्णु स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। भगवान विष्णु की मूर्तियों को समर्पित है, इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं मित्रों? विष्णु स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। और भगवान विष्णु की मूर्तियां अधिक है, लेकिन वर्तमान में यहाँ कई इसके जो भाग थे वो बाहरी आक्रमणकारियों के द्वारा खंडित कर दिए गए थे। तो वो खंडित कर दिए गए थे क्यों? क्योंकि हर शासक ये चाहता था कि अपने धर्म का विशेष रूप से प्रचार प्रसार हो। लेकिन राजस्थान के रजवाड़ों की बात की जाए भैया तो चित्तौड़ है, स्वाभिमान और आस्था की एक मिसाल है, एक उदाहरण है, जाना जाता है। महाराणा प्रताप जैसी शख्सियत यहाँ पर हुए हैं, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा जैसी शख्सियत यहाँ पर हुए हैं। तो उस चित्तौड़ की धरा की हम बात कर रहे हैं मित्रों। तो यहाँ पर हमने कह दिया इससे अधिक मूर्तियाँ होने के कारण मूर्तियों का अजैब घर कहा था गर्रट ने, और भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसको विष्णु स्तंभ भी कहा था। इसकी जो 8वीं मंजिल है मित्रों, 8वीं मंजिल पर किसी प्रकार की मूर्ति नहीं मिलती है। तो यहां पर हमने लिख दिया 8वीं मंजिल में किसी प्रकार की, 8वीं मंजिल में किसी प्रकार की मूर्ति नहीं, किसी प्रकार की मूर्ति जो है वो नहीं है मित्रों। कौन सी मंजिल की बात हम कर रहे हैं? 8वीं मंजिल की हम बात कर रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं है। आगे बात करते हैं तो इसकी एक विशेष खास बात, 9वीं जो मंजिल है दोस्तों, इस 9वीं मंजिल पर बिजली गिर गई थी। 9वीं मंजिल पर बिजली गिर गई थी। तो यहां पर हमने लिख दिया 9वीं मंजिल पर क्या गिर गई थी मित्रों? बिजली गिर गई थी। और 9वीं मंजिल पर जब बिजली गिर गई थी तो इसका कुछ भाग टूट गया था। तो मेवाड़ के एक महाराणा जिनका नाम है स्वरूप सिंह, जिन्होंने डाकन प्रथा पर भी प्रतिबंध लगवाया था दोस्तों, महाराणा स्वरूप सिंह के बारे में हम बात करें तो महाराणा स्वरूप सिंह जो है, यहाँ पर हमने लिख दिया महाराणा स्वरूप सिंह। तो महाराणा स्वरूप सिंह जो हुए हैं दोस्तों, इन्होंने इस 9वीं मंजिल का पूर्ण रूप से बाद में निर्माण करवाया था। महाराणा स्वरूप सिंह जिन्हें कहा जाता है, तो उनके समय में बिजली गिर गई थी और फिर बाद में इस मंजिल का जीर्णोद्धार करवाया गया था, इसका निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसके बारे में? चित्तौड़ दुर्ग के बारे में। और ये चित्तौड़ दुर्ग की इमारत है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? विजय स्तंभ के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं मित्रों कि राजस्थान हम कला संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं, और राजस्थान कला संस्कृति जो विषय है ये बड़ा इंटरेस्टिंग और रोचक विषय है। बस शर्त यही है कि आप रेगुलर बने रहिए। समय जो है थोड़ा सा जटिल है अपने लिए, और अपने आप को बचाए रखें, थोड़ा भाग दौड़ करके थोड़ा पसीना बहाएं, और विटामिन सी वगैरह, नींबू पानी वगैरह ऐसी चीज़ों का सेवन करें, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, स्वस्थ रहे। वक्त है थोड़ा खराब है लेकिन निकल जाएगा दोस्तों, कई वक्त है निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये है कि पॉजिटिव और सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मकता रखेंगे तो अपने लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि हम अंधविश्वासों से घिरे हुए लोग हैं भैया। हम राजस्थान की उस धरा से जुड़े हैं भैया जहाँ पर मानसिकता थोड़ी नेगेटिव मानी जाती है लोगों की, लेकिन यहाँ सकारात्मक अब हो तो आपने देख रखा, इतिहास पढ़ा है, हमारे बराबर सकारात्मकता भी दुनिया में नहीं है। तो इसलिए अंधविश्वास और अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, केवल अपने स्वास्थ्य को उत्तम रखें और पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का दायित्व केवल स्टडी करना है। अभी हम यही करें, और काफ़ी अच्छा समय है, सुकून एकांत के माहौल में पढ़ने का भी एक अलग ही आनंद होता है। क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति के लिए एकांत जो है वो बोरियत की जगह मानी जाती है, लेकिन अगर इंटेलिजेंट आदमी है तो उसके लिए एकांत स्वर्ग है। यानी विद्वानों के लिए हमारे शास्त्रों में एकांत को स्वर्ग कहा गया है। तो वो समय अपने पास है तो उसका सदुपयोग कीजिए, नकारात्मक होकर दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, सकारात्मकता रखें, क्योंकि सभी के लिए वक्त है, अपने लिए ही नहीं है मित्रों। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान में चित्तौड़ के बारे में, और चित्तौड़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो चित्तौड़ है
इस चित्तौड़ के बारे में हमने कह दिया कि ये जो विजय स्तंभ है इसके बारे में हमने आपको बताया। अब इस विजय स्तंभ में एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी मिलती है जिसमें अत्रि और महेश का उल्लेख मिलता है, तो उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों कौन से दुर्ग के बारे में, चित्तौड़ दुर्ग के बारे में। अब इस चित्तौड़ दुर्ग के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान में जो चित्तौड़ दुर्ग है इसमें हमने कुछ नाम लिखे थे भैया कि इसमें कुछ मंदिर वगैरह भी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो चित्तौड़ दुर्ग है, तो दुर्ग में जब हम एंट्री करते हैं यानी अंदर जाते हैं तो यहाँ पर कुछ प्रमुख दरवाजे आते हैं जिनकी संख्या 7 बताई गई है। कितनी बताई गई है मित्रों? 7 बताई गई है। तो पहला जो दरवाजा आएगा उस दरवाजे के बारे में जब हम बात करते हैं तो पहला दरवाजा आएगा उसे हम पाटन पोल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं दोस्तों? पाटन पोल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमने नाम लिख दिया पाटन पोल। फिर दूसरे नंबर पर जब चलते हैं तो दूसरे नंबर की जब बात करते हैं मित्रों तो दूसरा नाम आता है भैया भैरव पोल। तो यहाँ पर हमने बात कर दी तो दूसरे नंबर पे क्या आ गया? भैरव पोल आ गया। और फिर जब आगे और बात करें तो तीसरे नंबर पर जब हम बात करते हैं मित्रों तो तीसरे नंबर पर आता है भैया हनुमान पोल। क्या आता है तीसरे नंबर पे? हनुमान पोल आता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया तीसरे नंबर पर हनुमान पोल आ गया मित्रों। आगे बात करें चौथे नंबर पर, जब चौथे नंबर की हम बात करते हैं मित्रों तो चौथे नंबर का नाम जो है हमने आपको बताया गणेश पोल। तो चौथे नंबर की हम बात करते हैं तो कौन सी पोल हो गई मित्रों? गणेश पोल। तो यहाँ पर आपने देखा होगा प्राचीन समय में जब हम घर में एंट्री करते थे तो दरवाजे के साथ पोल आती थी, तो गणेश पोल। 5वें नंबर पर बात करें तो आता है भैया जोड़ाला पोल। कौन सी पोल आती है 5वें नंबर पर? जोड़ाला पोल आती है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5वें नंबर पर जोड़ाला पोल। आगे बात करें तो यहाँ पर हम 6ठे नंबर पर हम बात करते हैं मित्रों तो 6ठे नंबर पर आती है लक्ष्मण पोल। 6ठे नंबर पर आती है कौन सी पोल? लक्ष्मण पोल। और 7वें नंबर पर आती है अपने राम पोल। यानी यहाँ पर लक्ष्मण पोल 6ठे नंबर पर आती है और 7वें नंबर पर आती है मित्रों राम पोल। क्या आती है 7वें नंबर पर? राम पोल आती है। तो यहाँ पर हमने बताया कि ये 7 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे का नाम पाटन पोल है। पहले दरवाजे का नाम क्या है दोस्तों? पाटन पोल है। और ये पाटन पोल जो है यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस पाटन पोल में अपने जब विक्रमादित्य वाला युद्ध हुआ था 1534-35 वाला, तो देवलिया के सेनापति जो बाघ सिंह थे, देवलिया के सेनापति जो बाघ सिंह थे, उन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया था। तो उनका स्मारक जो है वो जहाँ पर बना है मित्रों, वो कहाँ पर बना है? वो पाटन पोल में बना है। कहाँ पर बना है? वो पाटन पोल में बना है। तो देवलिया के जो सेनापति थे बाघ सिंह, उनका स्मारक जो है वो कहाँ पर मिलेगा मित्रों? अपने को पाटन पोल में मिलेगा। आगे बात करें तो दूसरा नाम आता है दोस्तों, और वो दूसरे नाम के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो दूसरा नाम कौन सा है? भैरव पोल। और तीसरा आता है भैया हनुमान पोल। और हनुमान पोल के बारे में जब बात करते हैं तो भैरव पोल व हनुमान पोल के बीच में जेमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया जो है उनकी छतरियां बनी हुई है। फिर इसके बाद गणेश पोल है, फिर जोड़ाला पोल है, और फिर लक्ष्मण पोल है, और फिर राम पोल है। और राम पोल जो है वो पश्चिम भाग का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। तो ये हम बात कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान के एक दुर्ग के बारे में जिसे हम चित्तौड़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। तो इस चित्तौड़ के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब इस चित्तौड़ के बारे में जब हम बात करते हैं दोस्तों तो ये चित्तौड़ दुर्ग हमने यहाँ पर पढ़ा है। कौन सा दुर्ग पढ़ा है दोस्तों? चित्तौड़ दुर्ग हमने यहाँ से पढ़ा है। और राजस्थान में चित्तौड़ दुर्ग की बात की जाए तो राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो दुर्ग है वो कौन सा है? चित्तौड़ है। तो भैया कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि कौन से पठार पर है? मेसा के पठार पर। कौन सी 2 नदियां हैं? गंभीरी और मेढच। किसने बनवाया? चित्रांग और चित्रांगद मौर्य ने। बाद में मान मौर्य को पराजित करके किसने जीता? बप्पा रावल कालभोज ने 734 में जीता। आगे बात करते हैं तो कितने साके हुए? 3 साके हुए। 1303 का रावल रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, महारानी पद्मिनी ने जोहर किया। 1534-35 दूसरा साका विक्रमादित्य के शासनकाल में विक्रमादित्य की आयु कम होने के कारण देवलिया के सेनापति बाघ सिंह ने नेतृत्व किया, बहादुर शाह ने आक्रमण किया और महारानी कर्मावती ने जोहर किया।
तीसरा 1567-68 जो है उदय सिंह का शासनकाल है, लेकिन उदय सिंह नहीं लड़ेगा, यहाँ पर लड़ेगा कौन? उदय सिंह के दो प्रसिद्ध बहादुर सेनापति जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया साथ में साथ देंगे हमारे राजस्थान के कल्लाजी राठौड़, और इसमें आक्रमण कर रहा है कौन? अकबर, और जौहर करेगी कौन? माँ फूल कंवर, जो फत्ता सिसोदिया की पत्नी मानी जाती है। रानी माँ कर्मावती जो दूसरे नंबर पर जौहर करती है, पहले नंबर पर माँ पद्मिनी जौहर करती है, और तीसरे नंबर पर माँ फूल कंवर जौहर करती है। तो सुना होगा इनके बारे में आप लोगों ने। फिर हमने आगे बात की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बता दिया कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जो है वो अपना चित्तौड़ है। खेती जहाँ पर होती है वो अपना चित्तौड़ है, खेती जहाँ पर होती है वो अपना चित्तौड़ है। विजय स्तंभ का उल्लेख भी यहाँ पर मिलता है। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था, और उस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में जो महाराणा कुंभा थे उन्होंने जिस स्तंभ का निर्माण करवाया था उसे विजय स्तंभ कहा गया था। विजय स्तंभ के बारे में बात करें तो 120-122 फीट ऊंचा माना जाता है, 9 मंजिल ऊंचा है। 9वीं मंजिल पर बिजली गिर गई थी तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। 3री मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए मूर्तियों का क्या कहते हैं? इसको अजायब घर, आश्चर्य कहा जाता है। और रोम के टार्जन टावर से बेहतर बताने वाला विद्वान फर्ग्यूसन है। कर्नल जेम्स टोड कहता है कि दिल्ली की कुतुब मीनार से बेहतर है, और गर्रट महोदय कहते हैं कि ये मूर्तियों का क्या है? अजायब घर है। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? विजय स्तंभ के बारे में। चित्तौड़ दुर्ग की जब हमने बात की दोस्तों, तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि चित्तौड़ के निर्माण के बारे में चित्रांगन मौर्य का नाम हमने लिया, लेकिन बाद में आधुनिक निर्माता जो है इसका महाराणा कुंभा को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? महाराणा कुंभा को माना जाता है। तो ये चित्तौड़ दुर्ग था, और इसके बारे में हमने डिस्कस की, इसके कुछ प्रश्नों पर भी हमने फोकस किया। अब हम अगले वीडियो में स्टार्ट करते हैं दूसरे दुर्ग की जानकारी। धन्यवाद। श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, निश्चिंत रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।